बिहार में महागठबंधन के साथ खेला हुआ तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान ने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। अशोक चौहान ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही महाराष्ट्र के बड़े मराठा नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया, महाराष्ट्र से दिल्ली तक पार्टी में सन्नाटा पसर गया। खबर तो धक्कादायक है, चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है। जिस तरह से सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल चल रहा है और अपोजिट पार्टी में कोई रहना नहीं चाहिए, इसके लिए जो है पार्टी के जो नेता है उनको बुला के उसको जो है लेने का काम चल रहा है। जिनकी बात आप कर रहे हो, पक्ष ने उनको क्या नहीं दिया। अशोक चौहान के इस्तीफे से हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि वो महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वो 2 बार कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। 1993 और 2003 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। 2 बार नांदेड़ सीट से सांसद और 3 बार विधायक रहे। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव रहे। इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। जब कांग्रेस ने इतना कुछ दिया तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी क्यों। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूँ। चर्चाएं तेज है कि अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी को अमित शाह छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली करने वाले हैं। संभावना है कि इसी दौरान चौहान बीजेपी में शामिल होंगे। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अशोक चौहान अभी चुप्पी साधे रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अशोक चौहान बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चौहान के साथ कांग्रेस के 10 से 12 विधायक हैं जो जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। यह भी राजनीति का अजीब खेल है। नवंबर 2010 में अशोक चौहान पर मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप लगा था। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब खबर है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लगातार झटके दे रही है। पहले शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, फिर एनसीपी 2 गुटों में बढ़ गई, अब कांग्रेस में बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी लगातार कमजोर हो रही है। 1 महीने के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। शुरुआत 14 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेता मिलन देवड़ा से हुई। मिलन देवड़ा यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। मिलन देवड़ा के बाद 8 फरवरी को मुंबई में कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी। वह एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो गए और आज 2 बार के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी को बाय बाय कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि उनके साथ 10 से 12 विधायक हैं। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने का असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। महाराष्ट्र में 1 राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीतना तय है। अगर बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार उतारा तो चुनाव कराना होगा। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 44 विधायक रह गए। विधायक जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जीशान सिद्दीकी के वोट को लेकर संशय। अगर अशोक चौहान समर्थक कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की या गैर हाजिर रहे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर कांग्रेस के 4 विधायक भी वोटिंग से गैर हाजिर रहे तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को जिताना संभव नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चौहान के परिवार का दबदबा रहा है। उनके पिता शंकर राव चौहान कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चौहान का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके में अच्छा खासा असर है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में महाराष्ट्र से दिल्ली तक खलबली मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की, पूरी बात बताई। सोनिया गांधी खुद खड़गे से मिलने उनके घर गई।
दोनों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा हुई। कल दोपहर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। अशोक चौहान ने पार्टी को ऐसे वक्त में अलविदा कहा है जब कांग्रेस राज्यसभा की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने एक्सक्लूसिव खबर दी है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में चर्चा हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और तोड़फोड़ की संभावना भी नहीं है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। अब राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग होगी, उसके बाद फाइनल ऐलान होगा। सोनिया को राज्यसभा भेजने का मतलब यह है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सूरत में प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा के मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस जहां अभी सोनिया का नाम तय नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बीजेपी ने राजस्थान से 2 नामों की घोषणा की है। पूर्व विधायक चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं किया गया। भूपेंद्र यादव को बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। वो हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ या राजस्थान के अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अब खबर तमिलनाडु की। वहां आज एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। विधानसभा के अंदर राज्यपाल आर.एन. रवि ने अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब गवर्नर ने सदन में अपना पारंपरिक संबोधन नहीं पढ़ा और कुछ मिनट बोलकर वहां से निकल गए। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सदन का बहिष्कार किया? उनके गुस्से की क्या वजह है, ये रिपोर्ट देखते हैं। तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी फिर सामने आई। विधानसभा में राज्यपाल ने तथ्यों और नैतिक आधार पर अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। My repeated request and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address. Wish this House. इसके बाद राज्यपाल सदन छोड़कर चले गए। ये पूरा अभिभाषण विधानसभा अध्यक्ष ने तमिल भाषा में पढ़ा। जिस वक्त सदन में ये सब चल रहा था, तब उनके ठीक सामने मुख्यमंत्री स्टालिन भी बैठे हुए थे। राज्यपाल के वॉकआउट का मामला बढ़ने के बाद तमिलनाडु गवर्नर ऑफिस ने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल को संबोधन का ड्राफ्ट 9 फरवरी को मिला, जिसमें राजभवन के मुताबिक कई तथ्य सत्य से परे थे। इसलिए राज्यपाल ने ड्राफ्ट लौटाते हुए इसमें सुधार करने को कहा। साथ ही संबोधन की शुरुआत और समाप्ति पर राष्ट्रगान बजाने के लिए कहा। राजभवन का कहना है कि उन्होंने अपनी आपत्ति से सीएम और स्पीकर दोनों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु विधानसभा में पहले स्टेट सॉन्ग बजाया जाता है और अभिभाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजता है। वहां यही परंपरा चलती आ रही है।